CH41 सूर्या धोखेबाज। माथुर का सच। जब आप दोराहे पे खड़े हो तो बड़ी मुश्किल होती है किसी एक डिसीजन पे आना। कुछ ऐसा ही हाल सूर्यांश का हो रखा था। उसके सामने निशा थी, उसके आंखों में आंसू थे और सूर्यांश उस लड़की से प्यार भी नहीं करता था, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वह सूर्या की गर्लफ्रेंड थी और इस वक्त सूर्यांश निशा के ही बॉयफ्रेंड के शरीर में था। शायद यही बात था जिस कारण सूर्यांश कुछ पालों के लिए सोच में पड़ गया था। इस वक्त डिंपल ने उसे निशा को छोड़ देने की बात कह दी थी और सूर्यांश बस ये सुनकर निशा को देखता ही रह गया था क्योंकि निशा रोने लगी थी। दूसरी तरफ धवित अपने केबिन में अब तक खुद को शांत करने के लिए न जाने कितनी सिगरेट फूंक डाला था, पर अब तक उसे शांति नहीं पल पाया था। वह भी गुस्से में था, वह अभी भी झल्लाया और उसकी आंखें अभी भी लाल थी, उसके हाथ अभी भी गुस्से में गंगना रहे थे, कांप रहे थे। क्या क्या इसी दिन के लिए तुझे मैं पाल रहा था? अरे एक पल के लिए तो कुत्ते भी वफादार निकलते हैं अपने मालिक के। लेकिन तू माथुर, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कहते हुए धवित उठ खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े माथुर के पास कार उसके मथे पे उंगली से टैप करते हुए आगे बोला, तूने जिस बॉडी को लाया वह बॉडी सूर्यांश का है ही नहीं, और जिस दिन तूने जिस बॉडी को दफनाया था वह भी सूर्यांश का नहीं था। धवित गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहा था और माथुर के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहा था। माथुर तो बस धवित को देखता ही रह गया था। आज उसके बॉस ने उसे धोखेबाज साबित कर दिया था। उस रात धवित ने सूर्यांश के ही बॉडी को दफनाया था, उसे जमीन में गाड़ा था और वो भी खुद। और जब आज उसने उसी बॉडी को जमीन से खोद कर निकाला तो उसे पूरा यकीन था वह बॉडी, वो कंकाल सा शरीर सूर्यांश का ही होगा। पर आज फोरेंसिक रिपोर्ट ने सिर्फ सूर्यांश के बॉडी को ही नहीं बदला था, बल्कि माथुर के काम पे, उसके बॉस के प्रति, उसके ईमान के ऊपर भी एक धोखेबाज, चीटर का टैग लगा दिया था। माथुर पसीना पसीना हो गया था, उसके चेहरे पे दर्द की लकीरें उभर आई थी। नहीं बॉस, आप मुझ पे इतना कठोर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। मैंने आपका नमक खाया है और हमेशा से आपके प्रति ईमानदार रहा हूँ। मैंने आपको धोखा नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खुद सूर्यांश को वहां जंगल में जमीन में गाड़ा था। ये कैसे हो गया? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ बॉस, मेरा विश्वास कीजिए। माथुर अपनी सफाई देत ही कहा, जबकि वह जानता था इससे उसके दाग को नहीं मिटाया जा सकता था और ना ही धवित के दिमाग में उसके प्रति चीटिंग का माइंडसेट को निकाला जा सकता था। फिर भी माथुर एक कोशिश करना चाहता था। अच्छा ऐसा है क्या? तो जाओ और अपनी ईमानदारी साबित करो। पता लगाओ, अगर तुम सही हो तो गलत कौन है, किसने धोखा दिया हमें, उसे ढूंढो और मेरे सामने लाओ। इतना बोलने के बाद धवित फिर से सोफे पे बैठ जाता है और दोनों हाथ सोफे पे फैला कर रखते ही कहता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जाओ और जाकर अपनी ईमानदारी का सबूत लेकर आओ। जाओ, निकलो मेरे केबिन से और अब तभी अपना शक्ल दिखाना जब तुम्हें सबूत मिल जाए। कड़े शब्दों में कहकर ऐसे माथुर को अपने केबिन से निकलने के लिए बोल दिया था जैसे मानो माथुर सिर्फ उसके लिए उसका एक नौकर था, जबकि माथुर के लिए धवित ही सब कुछ था। माथुर सब जानता था, धवित गलत है, गलत कर रहा है, पर फिर भी माथुर उसके साथ रहना चाहता था, उसके हर गलत कामों में उसका साथ देना चाहता था। माथुर आज भी उस दिन को नहीं भूल सकता था जिस दिन धवित ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने के लिए कहा था। काली रात थी, बदल गरज रहे थे, तूफान भी था, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और उन्हीं के बीच रास्ते पे खड़ा एक लड़का रो रहा था। ये वो दिन थे जिसे माथुर कभी भूल नहीं सकता था और उस दिन के बाद से धवित ही उसके लिए सब कुछ हो गया था। माथुर धवित के लिए अपनी जान तक दे सकता था। दुर्योधन की तरह धवित को भी अपने दोस्त पे यकीन नहीं था। धवित के कहने पर माथुर तेजी कदमी के साथ केबिन से निकल गया था। धवित बस उसे देखता रहा और देखते ही देखते उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान छा गया था। क्या चल रहा था धवित के दिमाग में? क्या उसे माथुर पे भरोसा नहीं था या फिर ये सब एक दिखावा था? पर सवाल ये था, आखिर क्यों? दूसरी तरफ डिंपल का केबिन। नहीं दीदी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आप सूर्या को धमका नहीं सकती हैं, सूर्या भी मुझसे प्यार करता है, आप इसी से पूछ लो ना। बताओ सूर्या, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? निशा एकदम से घबरा गई। वह किसी भी हाल में सूर्या को खोना नहीं चाहती थी। वह सूर्या से पूछती है और डिंपल से बताने को भी कहती है, पर सूर्यांश शांत था, वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। सच बताए। नहीं निशा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं सूर्या नहीं, सूर्या के रूप में सूर्यांश हूँ। या फिर झूठ कहे, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना कि हमें दुनिया की कोई ताकत लगा नहीं कर सकती है। कैसे कहे? ये बात उसके दिलों तक कौंध कर रह गया था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके शब्दों को उसके गले में ही बांध कर दिया था और उसे गूंगा बना दिया गया था। डिंपल ने जब देखा सूर्यांश कोई जवाब नहीं दे रहा था तब उसकी आंखें चमक उठी थी। निशा की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसे अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस होने लगा था। वही तक अपनी लाल हो चली आंखों से देख रही थी। उसकी अनाकें अब रोने से लाल हो गई थी और सूर्यांश के चुप्पी ने उसके सरो सवालों का जवाब दे दिया था। वह सूर्यांश के पास धीरे धीरे चलकर आती है और उसके आंखों में देखते लगती है। सूर्यांश नजरें बिना ही मिला पा रहा था, पर किसी तरह वह निशा को देखता है। अभी भी उसके दिमाग में निशा के लिए हमदर्दी के अलावा कुछ भी नहीं उमड़ा था। वह निशा को समझाना चाहता था, पर मजबूर था। वह नहीं बता सकता था कि तुम जिसे चाहती हो वह मैं नहीं हूँ। निशा अपने आंसुओं को पोंछती है और सूर्यांश के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। पीछे खड़ी डिंपल के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। तुम धोखेबाज हो, क्यों किया तुमने ऐसा? अपने आंसू पोंछकर सूर्यांश के कॉलर को पकड़ लेती है और झकझोर कर कहती है, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, पर तुमने ढूंढ क्यों किया? निशा रो पड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि सूर्यांश उसे इतने दिनों से धोखा दे रहा था और वह उस धोखे को प्यार समझ बैठी थी।
डिम्पल के चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल थी, वह मन ही मन बहुत खुश थी, उसे अच्छा लग रहा था। दोनों ऐसे लड़ता देखकर वह चाहती थी निशा सूर्यांश को और मारे ताकि उसके इतने दिनों का बदला पूरा हो सके। सिंपल को आज भी वह दिन याद था जिस दिन सूर्यांश उससे टकराया था और उसके ऊपर ही गिर गया था। उसके बाद ऑफिस वाला कांड, उसे भी वह नहीं भूली थी। एक तरफ से कहा जाए तो डिम्पल अपने साथ हुए उन हिसाबों का बादला ले रही थी। निशा सूर्यांश के आंखों में देखकर गुस्से में और नफरत से कहती है, आई हेट यू। सूर्या, इतना बोल वह वहां से अपने आंसू पोंछ कर जाने लगती है, तभी उसका हाथ सूर्यांश पकड़ा लेता है, जिस कारण वह रुक जाती है। निशा सूर्यांश को धकेलना तक नहीं चाहती थी, लेकिन सूर्यांश खुद ही मुड़ जाता है और निशा को अपनी तरफ घुमाता है। इस वक्त सूर्यांश का पीठ डिम्पल की तरफ था और वही डिम्पल अवाक से हैरान सी सूर्यांश को एकटक देखे जा रही थी। सूर्यांश निशा का हाथ पके हुए ही कहता है, रुक जाओ। सूर्यांश अपने दिल में आए उन क्षण पलों को दिल में ही दबाते हुए निशा से कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सूर्यांश ने कहा, ये सूर्यांश के शब्द थे या नहीं, लेकिन इसे सुनकर निशा की आंखें चमक आई थी। वह दौड़कर सूर्यांश के गले से लग जाती है और सूर्यांश भी से गले से लगा अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त सूर्यांश के दिमाग में कोई और दिल में कोई और था। उसने अपने प्यार को बड़ी मुश्किल से निशा के लिए खुद के दिल में ही दफन कर दिया था। निशा उससे अलग होकर डिम्पल को देखती है और तंज कसते ही कहती है, देख लिया दीदी आपने, आप क्या जानो प्यार का मतलब, आपको तो हमेशा से पैसे से मतलब रहा है। अगली बार से अब ऐसा कुछ मत कहना वरना आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। निशा बोले जा रही थी पर डिम्पल तो अखी और ही खोई हुई थी। ये मेरा सूर्या है। इस वक्त निशा की खुशी को कोई बयां नहीं कर सकता था। उसकी खुशी उसके आंखों में दिखाई दे रही थी। सूर्यांश भी निशा के चेहरे पे आई चमक को देख सकता था, पर खुद के चेहरे की चमक खो बैठा। निशा सूर्यांश का हाथ पकड़ वहां से डिम्पल के सामने से लेकर जाती है और डिम्पल अभी भी भूत बने खड़ी थी। उनके जाते ही वह अपने कांपते हाथों से फोन टेबल से उठाती है और माथुर को फोन मिला देती है। माथुर फोन उठाता है और हेलो मैडम बोलता है, तभी डिम्पल लड़खड़ाते जुबान से कहती है, माथुर, वो मिल गया। माथुर कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, कौन मिल गया? तभी डिम्पल खोए हुए सी बोली, वो आमदी जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसने लेटर हमरे कंपनी में रखा था धावित के नाम से, मैंने उसे ढूंढ लिया। ये सुनकर माथुर के मनो जैसे पैर हवा में था। वह अपने चेहरे पे गुस्सा लाते ही पूछता है, कौन है मैडम, बताइए मुझे, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। डिम्पल माथुर के गुस्से से भरी आवाज सुनकर जवाब देती है, हमारे कंपनी में टीम बी में काम करने वाला सूर्या, मैंने उसके कॉलर पे वही टैग देखे, वही लोगो देखी जो तुम मुझे और धावित को उस दिन दिखा रहे थे। डिम्पल इतना कहती है और दुआरी तरफ माथुर की उंगलियां फोन पे गुस्से में कस जाती है। जब निशा ने सूर्यांश के कॉलर को पकड़ झंझोरा था, तभी उसके कॉलर के पीछे का लोगो दिखाई देने लगा था और सूर्यांश ने निशा का हाथ पकड़ा था तब उसका पीठ डिम्पल की तरफ था और डिम्पल वहीं से देख चुकी थी सूर्यांश के कॉलर का वह लोगो जिसे माथुर ने कैमरे में कैप्चर किया था। CH42 ऊंट पहाड़ के नीचे। कहते हैं कि किसी के लिए अच्छा करने जाओ और खुद से साथ गलत हो जाए। छोटी सी गलती आपको कितने बड़े प्रॉब्लम में डाल सकती है ये कोई नहीं बता सकता है। सूर्यांश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ ताक पे रखकर उसने निशा को अपनाया, पर इसी बीच में डिम्पल ने उसके कॉलर को देख लिया था जिसपे वो लोगो लगा हुआ था, जिसे कुछ ही दिन पहले माथुर ने सीसीटीवी कैमरे से बड़ी मुश्किल से निकाल पाया था। आज डिम्पल को सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे सूर्या का कोई ना कोई रिलेशन सूर्यांश के साथ था। दूसरी तरफ धावित ने माथुर के ईमानदारी में सवाल खड़ा कर दिया था, उसे धोखेबाज ठहरा दिया था और साथ ही साथ नमक हलाल भी। माथुर ने विरोध किया, जिस पे धावित ने उसे अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कहा, जिसे सुनने के बाद माथुर ने भी उसकी बात मान ली। इस वक्त सूर्यांश डिम्पल के केबिन से बाहर आ गया था और निशा के साथ कंपनी से बाहर चला आया था। अब वह और निशा के साथ नहीं रहना चाहता था। कहीं ऐसा ना हो कि निशा उसके साथ रहे और फिर से कोई झमेला खड़ा हो जाए। इस वक्त सूर्यांश कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी जान किसी और हाथों में था। राम सिंघानिया के साथ बना उसका कॉन्ट्रैक्ट जो उसे एक शकील के अंदर बांधे हुए था, वह उतना ही कर सकता था जितना करने का उसे ऑर्डर दिया गया था। अगर ज्यादा कुछ किया तो क्या फंस भी सकता था, और यह बात राम को अच्छी नहीं लगने वाली थी। सूर्यांश निशा से कहता है, निशा देखो अब तुम घर जाओ, है बता में मिलेंगे। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारी बहन तुमसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हारी बहन तुमसे नाराज हो, वो भी मेरी वजह से। निशा खुश थी तो वह चाहते हुए उसकी बातें मान लेती है। आज निशा काफी खुश थी, वह बस अब और कुछ नहीं चाहती थी। सूर्यांश के गले लग खुशी से चाहते हुए कहती है, आई एक हैप्पी सूर्या, आज मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू सो 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 मच। इतना बोल वह अलग होती है और सूर्यांश के गाल पे किस करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है तुम जाओ और अपना काम करो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं जाती हूँ तुमसे बाद में मिलती है। इतना कहने के बाद वह झूमते हुए वहां से चली जाती है और सूर्यांश उसे देखता है रह जाता है। एक पागल सी लड़की जो उससे प्यार करती थी, जिसे सूर्यांश प्यार नहीं करता था पर सूर्या करता था। सूर्या होता तो उसे अपना बना लेता, लेकिन वह उसे अपना बनाकर भी, उसे प्यार का इजहार करके भी उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाने वाला था। प्यार किसी और से था और कहना किसी को पड़ा। निशा को जाते देख सूर्यांश यही सब सोचता रहा और फिर लंबी आस भरते हुए अंदर अपने केबिन में चला आया। कहाँ पहले से ही उसका दोस्त सिवा उसके सर खाने के लिए बैठा हुआ था।
जैसे ही सूर्यांश केबिन में आया और अपने चेयर में बैठ कंप्यूटर का माउस संभाला कि तभी उसके कानों में शिवा की दबी हुई आवाज आई, क्या हुआ था अंदर, क्या बोला मेम ने तुझे, प्रपोज तो नहीं कर दिया ना। इतना कहने के बाद शिव अपनी चमकती आंखों से सूर्यांश को देखने लगा और आंखें मटकाने लगा, जिसे देख सूर्यांश चिढ़ने से ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि वह उस लड़की से उसका रिश्ता जोड़ रहा था जिस आज के दौर में सूर्यांश सबसे ज्यादा नफरत करता है। सूर्यांश की आंखें एकदम से लाल हो गई। क्या हुआ यार, तू गुस्सा हो गया? भाई मैं मजाक कर रहा था, चील कर यार। जब सूर्यांश के आंखों को शिव ने देखा तो एकदम से सहम गया। उसने सूर्यांश को उतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, इसलिए वह अपनी मजाक को हंसी में उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि सूर्यांश अब भी उसे गुस्से में देखे जा रहा था। अब शिव को लग रहा था जैसे उसने मजाक करके भी गलती कर दी थी। आइंदा से ऐसी बेहुदा मजाक मुझसे कभी मत करना, समझी तुम, वरना। सूर्यांश को गुस्से में बोलता देख पहले ही अपना हाथ जोड़ माफी मांगते हुए शिव कहा, ओके 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 भाई, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और इतना बोल वह अपना होठ बंद कर लिया और सामने देख कंप्यूटर पे काम करने लगा। और सूर्यांश भी अपना काम करने लगा। शिव चोर नजरों से सूर्यांश को देखकर मन ही मन कुछ निश्चय करते हुए बोला, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। शिव का सिक्स सेंस करता है कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। इतना बोलकर शिव खुद में ही अजीब ढंग से फीका मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। कुछ घंटे बाद सूर्यांश अपना काम खत्म करके जल्दी जल्दी में ऑफिस से बाहर निकला ही था कि तभी उसका फोन गनगनाने लगा था। फोन की गनाहट सुनकर सूर्यांश हरकत में आया और फोन निकालकर कान पे लगाया। हेलो कौन? उद्धरण चिन्ह। अरे मैं मोदित, नंबर सेव नहीं किया क्या अभी तक? उद्धरण चिन्ह। ओह तुम, अरे यार मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऐसे ही बिना स्क्रीन देखे फोन उठा लिया। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ क्या काम है? उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ अच्छा सुन, गॉडजिला में आज जा, बंटी में मेरे साथ है, तेरे लिए सरप्राइज है, अब जल्दी कर, जल्दी आ जा। इतना कहने के बाद फोन मोदित ने काट दिया तो दूसरी तरफ से सूर्यांश स्क्रीन को ताकता ही रह गया। उसके चेहरे पे अजीब से भाव आ गए थे, आंखें स्क्रीन को ताकती हुई छोटी हो गई थी और भावे आपस में जुड़ गए थे। वह सोच में पड़ गया था किस तरह का सरप्राइज। दूसरी तरफ झोपड़ी इलाके में मिहिका अपने घर के अपने कमरे में आईने के सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में कुछ अलग सा पक रहा था, हल्की हल्की मुस्कान उसके चेहरे क्या खिल रही थी। अगर उस वक्त मिहिका को कोई देखता तो पक्का उसे अपना बनाने की सोच ही लेता है। आईना मिहिका के सामने था और उसमें उसका खूबसूरत सा चेहरा, हल्के लाल रंग की पटियाला सूट क्या खूब खिल रहा था मिहिका पे। आमनो आज मिहिक कहर ढाने के सोच कर ही सजी हुई थी। मिहिका मन ही मन कुछ सोचती है और फिर मुस्कुराते हुए खुद साला करती है और खुद ही उसका जवाब देती है। ये क्या हो गया है मुझे, मैं इतना उसे क्यों याद कर रही हूँ? खुद के सवाल का जवाब मिहिका खुद देते हुए कहती है, नहीं नहीं मिहिका, ये सब तेरा व्याहम है। इस जवाब का एक और सवाल मिहिका के मन से निकलता है, तो तुम इतना क्यों उसके बारे में सोच सोच कर मुस्कुराई जा रही हो? कहीं प्यार तो नहीं हो गया? आईने में मिहिका को खुद की परछाई नजर आ रही थी, जिसने अभी अभी एक सवाल साधा था और उस सवाल पे मिहिका झेप गई थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। मिहिका अपने गाल पे हाथ रखती है, नहीं नहीं मिहिका तू पागल हो गई है, पर मुझे वो याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। इन 2 दिनों में मिहिका एक बार भी सूर्यांश से मिली नहीं थी और इन्हीं 2 दिनों ने जैसे मिहिका के दिल पे सूर्यांश के लिए एक अलग जगह बना दी थी। अब उसे उस तीसरे नोट को भी उतनी याद नहीं आ रही थी जितना कि सूर्यांश उसे याद आ रहा था। मिहिका आज जितनी खूबसूरत लग रही थी उतना उसका दिल सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था। वह उठती है और अपने पास में रखे मास्क को उठाकर देखती है, फिर मास्क को वही रखकर रूम से बाहर जाते हुए कहती है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इतना बोल वह दुपट्टा अपने गले में फंसती है और मुस्कुराती हुई वह चाकू उठाकर अपने पास में रख लेती है, जिसे वह हमेशा लेकर चोरी करने के लिए जाती थी। उसके चेहरे पे आज अजीब से भाव थे, पर अजीब सी कसक भी, जो उसके दिल को बार बार धड़काए जा रहे थे। दूसरी तरफ सूर्यांश गॉडजिला गार्डन आता है और अपनी जगह जहां वह मोदित से मिलता था वह चला आता है। पहले से ही वहां मोदित और बंटी बैठे हुए थे। सूर्यांश उनके पास आता है, तभी मोदित है उसे बुझे मन से देखता है, कहता है, आ गया भाई, आ जा, इधर आ और हमारे पास में बैठ। बोलते हुए मोदित थोड़ा खिसकता है और उसे अपने पास में बैठने का इशारा करता है। सूर्यांश अजीब से एक्सप्रेशन लिए उसके पास बैठता है। आजा सूर्यांश को बंटी और मोदित दोनों ही अलग लग रहे थे। सूर्यांश के बैठते ही बंटी खड़ा होता है और उसके कनपटी पे गन तान देता है। सूर्यांश एकदम से चौंक गया, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? सूर्यांश झल्ला गया था, सरप्राइज बोलकर उसे मारने का इरादा बना रहे थे क्या दोनों? सूर्यश सोचकर सिहर उठा। दूसरी तरफ माथुर सूर्यांश को पकड़ने की सोच रहा था। वह सूर्यांश को उसके घर से उठाने की सोच रहा था, क्योंकि वह कंपनी से ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, वरना धावित इंटरप्राइजेस पे सब उंगली उठाने लगते। माथुर ने सोच लिया था सूर्यांश को पकड़ेगा और तब तक उसे तड़पाएगा जब तक कि वह सच नहीं बता देता है। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? बंटी ने गन क्यों रखा सूर्यांश के कनपटी पे? माथुर अब के करने वाला था सूर्यांश के साथ? मिहिका क्या करने की सोच रही थी? इस सभी सवालों के जवाब आगे अगले चैप्टर में। वेट एंड रीड। CH43 बुरा फंसा।
सूर्यांश इस बार बुरा फंसा था। हर तरफ से उसे आज धमकाया ही जा रहा था। कोई उसे किडनैप करने की सोच रहा था तो किसी ने उसके कनपटी पे बंदूक तान दिया था। और मेहिका के तो कुछ और ही सोचकर बैठी हुई थी। डिंपल और निशा के चक्कर से निकल बाहर इस बता से अनजान कि वह पकड़ा गया है। उसके पास मोदित का कॉल आया। मोदित ने उसे सरप्राइज बोलकर अपने पास बुलाया और वहां उसके साथ कुछ हुआ उल्टा ही। बंटी जो कि वही था उसके सूर्यांश के कनपटी पे बंदूक तान दिया था। सूर्यांश के साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। जहां वह जाता कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जा रही थी। अब उसे लग रहा था जैसे उसे राम सिंघानिया ने जिंदा इसलिए नहीं किया था ताकि वह अपना मतलब निकाल सके, बल्कि इसलिए किया था ताकि सूर्यांश सूर्या के शरीर पे रहकर तड़प तड़प कर मर सके। शायद राम सिंघानिया के दिमाग को सूर्यांश पढ़ने की या समझने की कोशिश कर रहा था। कौन है रे? तोहरी तहे हम साला इतना दिन से हमला बेवकूफ बना रहा था। बंटी गन कनपटी पे सटाते हुए कहा। सूर्यांश सकबाला गया, माथे पे बल पड़ गए। जल्दी बताओ के है तू? बंटी फिर से बोला। सूर्यांश के जुबान लड़खड़ा गए। काका क्या बोल रहे हो तुम बंटी? उसे हटाओ नहीं तो गोली चल जाएगी। सूर्यांश हड़बड़ाया सा डरे हुए स्वर में बोला। पर बंटी माना नहीं, उल्टा और ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए बोला। हमका गधा बनाने चला है? दिल्ली में रहते हैं ए का मतलब ई नहीं कि तुम हमको चराएगा। समझे का? जल्दी बको। बंटी फिर से बोला। उसके आंखों में गुस्सा देखकर सूर्यांश भौचका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी बंटी को हुआ क्या है और ये मोदित इसे रोक क्यों नहीं रहा। कहीं मोदित भी इसके साथ मिलकर। नहीं नहीं, सूर्यांश का माथा घूम गया था एक ही पल में। भी मैंने क्या किया है कुछ बताओगे भी? और प्लीज इस है को जरा साइड कर लो, मुझे डर लग रहा है। सूर्यांश डरे हुए ही बोला। वह देख रहा था दोनों ही उसे घूर रहे थे और दोनों के ही चेहरे पे गुस्सा था। सूर्यांश इतना तो समझ गया था कि उसने गलती तो कर दी है, पर क्या वह समझ नहीं पा रहा था। इस बार मोदित आगे आकर गन नीचे कर देता है। हमसे झूठ क्यों बोला तूने? कि तुम कौन हो? हमसे झूठ क्यों बोला? मोदित कहते हुए थोड़ा नर्म भी हो गया था। सूर्यांश देख रहा था उसके आंखों में कुछ तो था, खालीपन सा। उसके आंखों में जैसे नाराजगी थी और साथ ही साथ गुस्सा भी। भाई यार कहते हुए सूर्यांश खींच जाता है। यार पहिए बता तो सही, किया क्या है? क्या छुपाया है तुझसे? सूर्यांश उन्हें कन्वेंस करने में लग गया था। अब दोनों उसके चेहरे को देखने लगे थे। सूर्यांश अभी भी अजीब तरीके से उन्हें देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे डर लगने लगा था कि कहीं उन्हें उसकी सच्चाई तो नहीं पता चल गया है। कहीं ये तो नहीं को वही सूर्यांश है, ये बात तो उन्हें नहीं पता चल गया है। सूर्यांश दोनों के सीरियस हो चले चेहरे को देखता है। दोनों आंखें चढ़ाकर उसे ही देख रहे थे। सूर्यांश सकपका जाता और उल जलूल तरीके से कहने लगता है, पर तभी उसके शब्द गले में ही अटक कर रह जाते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम लोगों से बता देना चाहिए था कि मैं ही। सूर्यांश एक ही सांस में बोलता जा रहा था, पर कुछ ही पल में उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। मोदित और बंदी दोनों गधे के जैसे दांत फाड़े हंस रहे थे। सूर्यांश तो भौचक रह गया था। वह अवाक दोनों को देखे जा रहा था एक एक सेकंड, और लगता तो शायद आज दोनों उसकी सच्चाई जान ही जाते। ये कैसा बेहुदा मजाक है? सूर्यांश गुस्से में बोला। मोदित और बंटी हंसते जा रहे थे। सूर्यांश का तो डर और घबराहट की वजह से गया ही सूख गया था, और वह अपनी सच्चाई उन्हें बता ही देने वाला था। दोनों को पेट पकड़कर हंसता देख सूर्यांश चिढ़ जाता है और अपना ऑफिस बैग उठाकर वहां से गुस्से में जाने लगता है। सूर्यांश चलते चलते सूर्यांश के पैर अपने आप ही जम गए जब उसने अपना नाम मोदित के मुंह से सुना। वह पलटकर पीछे देखता है तो उसे मोदित अभी भी हंसता हुआ दिखाई देता है। सूर्यांश अटकते हुए अपने लड़खड़ाते जुबान से कहता है, काका अभी क्या बोला तुमने? सूर्यांश चेहरे पे से हवाएं उड़े हुए देखकर मोदित उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखकर बेफिक्री से कहता है, चील कर भाई, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। वो क्या है ना, तेरी हरकतें मेरे दोस्त सूर्यांश से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने कह दिया। सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो था। मोदित के कहने के बड़ा सूर्यांश चैन की सांस लेता है और जबरदस्ती का मुस्को राहत अपने चेहरे पे लाते हुए बता को घुमाकर कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? कुछ पता चला? सूर्यांश के ऐसे पूछने पर मोदित का मेल लटक जाता है। अचानक से पूछे गए सवाल का जवाब वह कुछ सोचते हुए अपने अपने दोस्त के बारे में सोचकर उसे याद कर हल्के स्वर में कहता है, कल मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वो अच्छा तो देखो, रात के 8 बजने वाले हैं, मुझे घर जाना है, कल मिलते हैं। कहते हुए सूर्यश अपनी जान छुड़ाना चाहता था। उसे लग रहा था अब थोड़ी देर और रहा तो जाने अनजान में उन्हें सब बता देने वाला था। उन्हें पता देता है, मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ सूर्यांश रायजादा। सूर्यांश जल्दी से भागने को हुआ तो मोदित उसे रोकते हुए उसे जाते देख चिल्लाते हुए कहता है, रुक भाई, अभी तो बस 8 ही बजने वाले हैं। पर सूर्यांश जैसे मोदित का कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वह सीधे तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही मोदित के कंधे पे बंटी हाथ रखता है और कहता है, क्या लगता है रे तुमको? उद्धरण चिन्ह। लगता तो यही है, पर का? अरे तुमने देखा नहीं, हमको पक्का यकीन है। उद्धरण चिन्ह। अगर तेरी बात में सच्चाई है बंटी तो हमें पता लगाना होगा, और मुझे भी लग रहा है जब से मैं इससे मिला हूं तब से इसके बताए से यही लगा है, हमसे ज्यादा ये हमारे दोस्त सूर्यांश के बारे में जानता है। इतना कहने के बाद मोदित कुछ सोचने लगता है और बंटी भी।
दोनों के दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल घूम रहे थे और उन सभी सवालों के जवाब बस एक ही था, सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश। दूसरी तरफ सूर्यांश रास्ते पे चलता जा रहा था। अंधेरा था पर अब जैसे उसे इन रास्ते की आहट मिल गई थी। वह अब अंदाज पे भी उन रास्तों को आसानी से पार कर सकता था। उसके दिमाग के इस वक्त मोदित और बंटी ही घूम रहे थे। कितना अजीब था उनका आज का बर्ताव। सूर्यांश लंबी लंबी सांसें ले रहा था और यही सब सोचते हुए रास्ते पे चला जा रहा था। अचानक से उसके गर्दन पे एक चाकू आकर लगा और सूर्यांश के मानो जैसे जान ही हलक में अटका। सूर्यांश चौंक गया था। अचानक से ऐसे चाकू के उसके गर्दन पे लगने से उसका दिमाग सुन पड़ गया था। तभी उसके कानों में सुरीली मधुर सी आवाज गूंजी, मैंने तुमने ढूंढ लिया। ये आवाज जैसे ही सूर्यांश के कानों में पड़ी तभी उसे साल समझ आ गया, जिसे वह इतने दिनों से देखता आ रहा था और जिसकी आंखों में उसने हर बार अपने लिए इमोशन, जज्बात देखे था। वह सूर्यांश के पीठ से बिल्कुल सटी हुई थी और अब वह अपना एक हाथ सूर्यांश के सीने पे ले जाकर उंगली फिराने लगती है। सूर्यांश का तो रोम रोम डगमगाने लगा था। उसके एकदम से अपने सीने पे चलती हाथ को पकड़ लिया और खींचकर अपने सामने कर लिया। जैसे ही वह शख्स उसके सामने आया तो सूर्यांश उसे देखकर दंग रह गया। आज उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। खूबसूरत सा चेहरा, काले बाल, हल्के लाल कलर का पटियाला सूट, क्या दिख रही थी वह लड़की। सूर्यांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। चांदनी रात थी पर इतनी भी नहीं कि वह उस लड़की के चमकते हुए खूबसूरत से चेहरे को ना देख सके। उस लड़की के चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। तभी सूर्यांश अपना अंगूठा उसके पतले होठ पे ले जाता है और होंठों पे फिराने लगता है। वह लड़की देख रही था और तभी वह अपने दांत से उसके अंगूठे को काट लेती है, जिस वजह से सूर्यांश चीख पड़ता है। CH-44 बेबाक किस। आज जब पूरा दिन सूर्यांश के लिए कठिन रहा था, साथ ही साथ उसे इस बात से थोड़ी दिक्कत हुई थी कि उसने किसी को उम्मीद दे दी थी प्यार करने की। कुछ ही देर बाद वह अपने दोस्त मोदित और बंटी के पास गॉडजिला गार्डन चला आया था। आते ही जिस तरह दोनों ने मिलकर जिस तरह उसका स्वागत किया था, उसके बाद तो सूर्यांश को अपना सब कुछ खोता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई देने लगा था। दोनों के इतने प्रेशर से सूर्यांश अपनी सच्चाई बता ही देने वाला था, पर उसके बाद ही दोनों की हंसी ने जैसे उसे बचा लिया था। उसके बाद वहां से निकल जाने का फैसला किया और जल्दी से निकल भी किया। सूर्यांश के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे और तभी उसके मन में बहुत कुछ चलने लगा था। ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले इनका किया गया मजाक नहीं था, बल्कि सोचा समझा सूर्यांश के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरी तरफ सूर्यांश उसी रास्ते पे चल रहा था जहां से होकर वह रोज गुजरा करता था। तभी उसके गले पे किसी ने चाकू रख दिया था। सूर्यांश ने जैसे ही चाकू पकड़ने वाले को अपने सामने किया तो सामने देख दंग रह गया था। सूर्यांश अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देख रहा था जो रात की चांदनी में भी सूर्यांश के दिल में उजाला कर रही थी। सूर्यांश उसके होठों को देखता है, फिर आंखों को जो काली झील सी थी, और इतना देखने के बाद उसे पहचानने में थोड़ी भी देर नहीं होती है कि आखिर ये लड़की है कौन। सूर्यांश पहचान जाता है। सूर्यांश के सामने खड़ी मिहिका अपने हाथ में चाकू खंजर लिए खड़ी उसे ही देख स्माइल किए जा रही थी। हालांकि सूर्यांश पहले ही वो चाकू देख चुका था, पर जब वह मिला था तब उसे इसी चाकू ने रोक रखा था और कहीं ना कहीं इसका भी हाथ था सामने खड़ी खूबसूरत चोर से मिलाने में। सूर्यांश अपने अंगूठे को देखता है जिसपे निशान बने हुए थे। कुछ देर पहले जो अंगूठा मिहिका के होठों पे थिरक रहा था, अब उसपे नीले लाल निशान बने हुए थे जो मिहिका के दांतों तले दबाने काटने से हुआ था। अचानक ही सूर्यांश देखता है उसके अंगूठे से खून आने लगा था। मिहिका की भी नजर उसके अंगूठे पे जाता है और उस अंगूठे से निकल रहे खून को देखकर घबरा जाती है। चाकू छोड़ वह सूर्यांश के हाथ को पकड़ लेती है और देखने लगती है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सूर्यांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस मिहिका को ही देखे जा रहा था। मिहिका के चेहरे पर घबराहट को देख उसे हंसी आ रही थी। मिहिका चिंता में उसके कटे हुए दांत लगे उंगली को देखने लगी तो वह मिहिका के बालों के साथ खेलने लगा, जिसपे मिहिका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सूर्यांश अपने दूसरे हाथ से मिहिका के बालों के साथ खेल रहा था और मिहिका जैसे उसके ऐसे करने से इरिटेट हो रही थी। वह बार बार सूर्यांश के हाथ को झटक दे रही थी, पर बार बार सूर्यांश के हाथ उसके सिल्की बालों में चले जा रहे थे। मिहिका जब इरिटेट हो गई और झल्ला गई तब सूर्यांश गुस्से में देखती है और धमकाते हुए कहती है, चुपचाप शांत खड़े रहो वरना सर फोड़ दूंगी। मिहिका के धमकाते हुए सूर्यांश अवाक होकर हक्का बक्का सा मिहिका को देखने लगा। सूर्यांश मिहिका के डांटने पे जैसे अपने हाथ को हथकड़ी और मुंह को चैन से सिल लिया था। वह बस मूर्त की तरह खड़ा मिहिका को देखने लगा जो अब उसके अंगूठे पे धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते फूंक मार रही थी। भले ही सूर्यांश को दर्द वर्द कुछ भी नहीं हो रहा था, पर मिहिका जो कर रही थी वह उसे अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मिहिका उसके हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? सूर्यांश हड़बड़ाकर बोला। तभी मिहिका उसे डांटती हुई बोली, चुपचाप चलते रहो। सूर्यांश को बार बार वह डांटकर चुप करा दे रही थी और वह बेचारा चुप भी हो रहा था। पिछली बार के मुकाबले मिहिका आज सूर्यांश को काफी अलग लग रही थी। आज उसने खुद को छुपाया नहीं था, बल्कि सीधे सूर्यांश के गले पे उसने खंजर रख दिया था। आज पहली बार सूर्यांश ने मिहिका को देखा था और आज ही उसने मिहिका के नए अंदाज को भी देख लिया था। आज उसके लाले लगने वाले थे। अब ना जाने मिहिका क्या करने वाली थी उसके साथ। दूसरी तरफ एक वीरान सा घर दिखने में काफी बड़ा था, पर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे?
सूर्यांश हड़बड़ाकर बोला। तभी मिहिका उसे डांटती हुई बोली, चुपचाप चलते रहो। सूर्यांश को बार बार वह डांटकर चुप करा दे रही थी और वह बेचारा चुप भी हो रहा था। पिछली बार के मुकाबले मिहिका आज सूर्यांश को काफी अलग लग रही थी। आज उसने खुद को छुपाया नहीं था, बल्कि सीधे सूर्यांश के गले पे उसने खंजर रख दिया था। आज पहली बार सूर्यांश ने मिहिका को देखा था और आज ही उसने मिहिका के नए अंदाज को भी देख लिया था। आज उसके लाले लगने वाले थे। अब ना जाने मिहिका क्या करने वाली थी उसके साथ। दूसरी तरफ एक वीरान सा घर दिखने में काफी बड़ा था, पर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने एक हाथ में शराब की बोतल पकड़ रखी हुई थी तो वह उसके दूसरे हाथ में सिगरेटें जला रहा था। सूखा चेहरा भावहीन था। मेरा सब कुछ उजाड़ दिया तुम्हें, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने मैं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने बोतल मुंह में लगा लिया और घाट घाट कर पीने लगा। जैसे ही बोतल खली हुआ और शराब उसके गले से नीचे उतरा, तभी उसने उसी बोतल को सामने खड़ा एक आमदी जो शायद उसके लिए ही काम करता था उसके मैट पे बोतल फेंक दिया। सामने खड़ा आदमी इतना डरा हुआ था कि वह हिला तक नहीं और शराब का खली बोतल उसके माथे पे जा लगा। उसके मुंह से एक आह तक ना निकला और उसने दर्द में आंखें बंद कर लिया। दर्द को सहता रहा था। तभी सामने खड़ा आदमी जो इस वक्त सिगरेट का कश लगाए जा रहा था, वह बिना किसी भाव के बोला, तुम सब मेरे बेटे के कातिल को नहीं ढूंढ पाए और खुद को दिल्ली का माफिया बुलाते हो। पूरा 2 दिन हो चुका है मेरे बेटे को मरे हुए और तुम सब अभी तक कर क्या रहे हो? अगर औकात ही नहीं थी तो खैर अपनी काबिलियत साबित करो और मेरे बेटे के कातिल को ढूंढ कर लाओ हर हाल में। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वो मुझे जिंदा चाहिए। सामने बैठा राहुल, जो इस वक्त अपने बेटे संतोष के मरने का गम में डूबा हुआ था, वह गुस्से में बोल रहा था और सामने खड़ा आमदी सिर्फ सर झुकाए सुन रहा था। उसे सिर्फ मैं मारूंगा, उसने कहा और फिर से सिगरेट के कश लगाने लगा था। उसके कहने के बाद उसका आमदी जो खड़ा था वह जल्दी से निकल गया था, जबकि उसके जाने के बाद राहुल ने एक और बोतल का ढक्कन खोलकर अपने मुंह में लगा कर पीने लगा था और दूसरे हाथ से किसी को फोन मिलाने लगा था। फोन स्पीकर पे रखकर वह किसी से बातें करने लगा था। तो वह दूसरी तरफ सूर्यांश को मिहिका शहर के सरकारी हॉस्पिटल में ले आई थी, जहां सूर्यांश एक बार और आ चुका था। उस दिन जब संतोष ने मिहिका के साथ जबरदस्ती की थी और उसके माता पिता को चोट पहुंचाया था, तभी वह यहां आया था उनके इलाज के लिए। आज फिर से वही हॉस्पिटल को देखकर थोड़ा चौंक जरूर गया था सूर्यांश। ये हम यहाँ क्यों? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सूर्यांश आश्चर्य से मिहिका से पूछता है। तभी मिहिका उसे देख चिढ़ते हुए कहती है, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या? मिहिका के चेहरे पे झल्लाहट सूर्यांश साफ साफ देख पा रहा था। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारा इलाज करा सके। अब समझ गए तो आगे एक शब्द भी मत बोलना और चुपचाप मेरे सत्य चलते रहो। मिहिका कहती है, पर सूर्यांश चुप नहीं रखता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। कहते हुए सूर्यांश ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। तभी मिहिका उसके कॉलर को पकड़ वही साइड के दीवार से सटा देती है और उसे गुस्से में देखती है। सूर्यांश के मानो जैसे शब्द ही गले में अटक कर रह गए थे। काका क्या कर रही हो तुम? सूर्यांश अपने सूखे गले को गीला करते हुए अटकते हुए कहता है। तभी मिहिका बिना कुछ सोचे समझे उसके होठों पे अपने होठ रख देती है। आसपास की औरतें तो उन्हें देखकर शॉक थी और साथ ही सूर्यांश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वह मिहिका के ऐसे बेबाक किसका, जबकि वह अभी तक मिहिका का नाम भी नहीं जानता था। CH45 हॉस्पिटल और सुराग। कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके और वहां से गिरे तो आम के पेड़ पे लटके। कुछ ऐसा ही हो रहा था सूर्यांश के साथ। पहले निशा के साथ डिंपल, दोनों ने मिलकर उसे अच्छे से धोया। एक प्यार करती है तो दूसरी उससे नफरत। कहां से निकला तो बंटी ने सर पे गन ताक दिया था और अब मिहिका खूबसूरत छोड़ी बनकर उसे परेशान करने में लगी थी। मिहिका सूर्यांश को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आई। कहा सूर्यांश पहले भी आ चुका था। रात था और रात में मिहिका हॉस्पिटल आते ही उसे किस करने लगी थी। बेबाक किस ने सूर्यांश को हैरानी में डाल दिया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दूसरी तरफ माथुर सूर्यांश को पकड़ने की प्लानिंग बना चुका था, तो वही राहुल अपने बेटे संतोष के मारने वाले को पकड़कर उसे खुद सजा देना चाहता था। इन सब से अनजान था सूर्यांश, ना जाने कब उसके साथ क्या जो जाए। उसे तो इस बात का ध्यान ही नहीं था और मिहिका उसे अपने साथ ले आई थी हॉस्पिटल में। मिहिका उसके होठों को छोड़ती है और अपने चेहरे पे आए शर्म को छुपाते हुए कहती है, अब हिसाब बराबर। उस दिन तुमने मुझे किस किया था और आज मैंने कर लिया, तो अब सब बराबर। और इतना कहने के बाद वह उसका हाथ पकड़ हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए आगे कहती है, अब शांत रहो और मेरे साथ चलते रहो। मिहिका अभी भी उसके अंगूठे को नहीं भूली थी, जिसे वह अपने दांतों से काटकर उसमें से खून निकाल चुकी थी। अब वह बस सूर्यांश को डॉक्टर से दिखा देना चाहती थी। वह अब बस डॉक्टर को एक बार दिखाकर तसल्ली कर लेना चाहिए थी कि उसे कुछ हुआ तो नहीं ना। उसे डर था कहीं इन्फेक्शन फैल गया तो, हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। सूर्यांश चुपचाप उसके साथ उसके पीछे पीछे चलता रहा और तभी दोनों एक केबिन के बाहर आकर रुके। वह केबिन हॉस्पिटल के डॉक्टर का था। रात होने की वजह से ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो उन्हें अंदर आने में तकलीफ भी नहीं हुई। दोनों अंदर आए और आते ही मिहिका जो हुआ वह सब डॉक्टर को बता देती है, जिसके बाद डॉक्टर दोनों को अजीब नजरों से घूरने लगते हैं। सूर्यांश डॉक्टर को देख रहा था, जो दिखने में काला था। रंग काला होने की वजह से वह डरावना भी दिखाई दे रहा था।
साथ ही साथ वह भारी भरभक्कम शरीर वाला आदमी भी था और लंबाई भी कम नहीं थी। वह लंबा था। उसके जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी सूर्याश के पैर कांपने लगे। वह पीछे हो गया। सूर्यांश मासूम का शक्ल बनाकर मिहिका को देखता है तो मिहिका उसे उल्टा ही गुस्से में घूरते हैं, जिसके बाद उसका मुंह बन जाता है। उसे आखिर में अपना हाथ आगे करना ही पड़ा। डॉक्टर सूर्यांश के अंगूठे को अच्छे से देखता है और उसके बाद तिरछी नजरों से मिहिका उसे ही देख रही थी और उसके देखते ही दांत दिखा देती है। डॉक्टर मन ही मन कहता है, इतनी जोर से कौन काटता है? ऐसे तो जानवर भी ना काटे, ये लोग भी ना। इतना सोचने के बाद वह अपना माथा झटक देता है। वह जानता था आजकल के जमाने में तो ये आम बात हो चुकी है। उसके पास कभी कभी ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिसका पीठ चुका हुआ होता है या फिर शरीर पे जंगली बिल्लियों की तरह खरोआ के निशान होते हैं। इन्हीं सब के बारे में सोचकर वह सूर्यांश के लिए थोड़ा खुश भी हो जाता है, क्योंकि सूर्यांश अभी उस लेवल तक नहीं आया था। अगर प्यार इंटेंस और वाइल्ड होने लगे तो क्या क्या ना हो जाता है। फिर भी ये तो बस अंगूठे का खरोच था। डॉक्टर सही था, मिहिका वैसी ही थी अपनी हुक्म चलाने वाली। जो भी सूर्यांश संभाल लेगा। सूर्यांश अपना हाथ पीछे खींच रहा था, तभी मिहिका उसके हाथ को पकड़ लेती है और डॉक्टर सूर्याश को देख उसकी लाचारी पे हंसते हुए अपना काम करने लगते हैं। मैं बैंडेड टेप लगा देता हूँ। डॉक्टर्स ठीक से देख लेने के बाद आगे कहते हुए पेपर पे कुछ लिखने लगते हैं। हल्की सी खरोच है, पर काटे जाने की वजह से इन्फेक्शन होने का डर भी है, इसलिए इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए इंजेक्शन लगाना होगा। डॉक्टर का इतना कहना था कि सूर्यांश की सिट्टी पिटी गुल हो गई। वह एकटक डॉक्टर को देखने लगा। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ ये सब जबरदस्ती किया जा रहा है, जबकि मिहिका डॉक्टर की बात मानकर उसे इंजेक्शन लगाने को भी बोल देती है। अब ओरियांश का दिल घबराने लगा था। बचपन से ही उसे इंजेक्शन से डर लगता था और अब भी उसे डर लगता है। इसी वजह से वह डॉक्टर जॉनसन से इंजेक्शन लेने की जगह वह गोलियां ले लेता है ताकि उसे इंजेक्शन न लगवाना पड़े। मैं नहीं लगवाऊंगा ये इंजेक्शन, सूर्यांश एकदम से घबराए हुए ही बोला और मिहिका को मासूम रोने जैसी सूरत बनाकर देखने लगा। मिहिका उसे देखते हैं और घूरते हुए कहती है, ये सड़ा हुआ शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। मिहिका सूर्यांश को ठीक से देख भी नहीं रही थी। मिहिका आगे कहती है, इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। महिला बेबाक बेधड़क कहती है, पर सूर्यांश उसके इस बात पे चिढ़ जाता है। ये क्या भला, काटे कोई और भरे कोई और। मिहिका पे सूर्यांश को गुस्सा आ रहा था। आखिर मिहिका ने ही तो ये सब किया था और अब वही उसके हक जमा रही थी, जबकि सूर्यांश उससे बातें करना चाहता था। मिहिका तो ये भी नहीं जानती थी कि सूर्यांश उसे प्यार करता भी है या नहीं, और ये सब जाने बिना ही वह बीबियों के जैसे हक जमाए जा रही थी और उसे घुमाए जा रही थी। सूर्यांश खड़ा हो जाता है और जल्दी से बाहर भागते हुए कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मिहिका उसके पीछे दौड़ती है। रुक जाओ, अगर भागे तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सूर्यांश सुन रहा था पर बिना किस लग लपेटे के हॉस्पिटल से बाहर निकल आया, लेकिन वह और आगे भाग पाता कि तभी उसके पीठ पे कोई उछलकर चढ़ जाता है और सूर्यांश संभलते हुए गिरते गिरते बचता है। मिहिका हल्की थी पर डेयरिंग थी। उसे किसी भी अपने डेयरिंग से धमका सकती थी और इस वक्त वह यही काम सूर्यांश के साथ कर रही थी। सूर्यांश अपने ऊपर चढ़े हुए मिहिका को नीचे उतरने को बोलता है, लेकिन मिहिका नहीं उतरती है, तो सूर्यांश उसे अपने साथ वैसे ही लेकर आगे बढ़ने लगता है। मिहिका पहली बार सूर्यांश से प्यार से बता करती है, इंजेक्शन ले लो ना प्लीज मेरे लिए। ये आवाज सुनते ही सूर्यांश के पैर जम जाते हैं और वह अपनी चेहरा टेढ़ा करके मिहिका को देखता है। मिहिया का चेहरा उसके कंधे पे टिका हुआ था और उसके अपने दोनों हाथ सूर्यांश के गले में लपेट रखी हुई थी। कुछ वक्त बाद हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर मुस्कुराते हुए सूर्यांश को देख रहा था, जिसे देखते हुए सूर्यांश अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ा हुआ था। इतने में सूर्यांश को कुछ चुभता हुआ लगा। वह कराह उठा, उसके मुंह से एक चीख निकली और अगले ही पल वो चीख गायब भी हो गई थी। सूर्यांश को इंजेक्शन लग चुका था और अब दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे। डॉक्टर के केबिन से निकलने से पहले डॉक्टर ने उससे कुछ कहा था, पर उसके कान में, ताकि कोई और ना सुन सके। बच के रहना, अगली बार मुझे उम्मीद है अगर तुम यहाँ आए तो एक की जगह तो इंजेक्शन लगेगी। इतना कहते हुए डॉक्टर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान छोड़ते हैं और डॉक्टर के मुस्कान को देखकर सूर्यांश फीकी हंसी हंस देता है। कुछ देर बाद दोनों बाहर थे। मिहिका उसके चेहरे को देख रही थी, जिसपे इंजेक्शन के लगने का दर्द अभी भी दिखाई दे रहा था। मिहिका मन ही मन उसे देखकर हंस रही थी। कुछ देर बाद दोनों एक जगह पे थे जहां अच्छी खासी लाइट थी। अंधेरा था तो जगह को पहचान पाना मुश्किल था, पर सूर्यांश ने जितना देखा उसने अंदाजा लगा लिया था, यह कोई पार्क या ग्राउंड होगा। और वैसे भी मिहिका उसे जहां लेकर आई थी, उस जगह के बारे में सूर्यांश ज्यादा जानता भी नहीं था। दोनों बैठते हैं, तभी मिहिका कुछ सोचती है और अपने हाथ में जो उसने पहले ही निकाल रखा था वह सूर्यांश के आगे कर देती है। सूर्यांश हैरत में मिहिका के साथ से वो चीज ले लेता है और देखता है। उसे याद आ जाता है कि ये वही 200 के नोट थे जो मिहिका ने पहली बार में ही उड़ा लिए थे और बाद में उसका दिल भी। मिहिका के मन में कुछ चल रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी सूर्यांश उस नोट को देखता है और फिर अपने जेब में हाथ डाल 100 के कुछ और नोट निकालता है। मिहिका सूर्यांश के हरकतों को अच्छे से नोटिस कर रही थी। सूर्यांश के हाथ में अब 100 के 4-5 नोट थे,
जिसे देखती है और तभी उसे वो नंबर दिखाई देता है जो सूर्यांश नहीं देख पा रहा था। मिहिका सूर्यांश को देखती है और फिर उसके आंखों में अलग सी चमक तैर जाती है। उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ जाती है जो अंधेरे में गुम हो जाता है। हल्की लाइट में भले ही सूर्यांश की नजरों में मिहिका को नहीं देखा होगा, पर मिहिका की चोर नजरों में सब कुछ देख लिया था। क्या मिहिका को सूर्यांश से प्यार था भी या ये सब एक नाटक था? CH-46 कामयाब हुई मिहिका। हॉस्पिटल से अब गार्डन और इन सब में सूर्यांश अपना आधा रात मिहिका के साथ ही गुजार चुका था। डॉक्टर का डरवाना काला चेहरा, मिहिका का उस पे गुस्सा करना, फिर मिहिका का उसे मनाना और सूर्यांश का उसके बातों में आकर उसके आगे अपना दिल हार बैठना, इस बारे में सोचते हुए सूर्यांश काफी हैरान था, क्योंकि उसके साथ आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात की चांदनी में गार्डन का झिलमिलाता हुआ लाइट जो काफी बंद तो काफी चालू हो रहा था। उसमें मिहिका का चेहरा काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जहां सूर्यांश मिहिका के साथ था, तो वही माथुर अब तक सूर्यांश के बारे में पता लगाने में जुटा हुआ था, पर वह सूर्यांश के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाया था। कल शाम तक फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाने वाला था। संतोष के पिता राहुल, जो कि अपने एक बेटे को कोमा में तो दूसरे के मौत होने पर बौखलाया हुआ था, अपने बेटे को मारने वाले को जल्द से जल्द पकड़कर अपने हाथ से उसे सजा देना चाहता था। दिल्ली बड़ी है, पर हर दिन छोटा लगता है, और किस दिन दिल्ली सूर्यांश का आखिरी ही यह बात वह भी नहीं जानता था। उसे बस इस वक्त मिहिका के साथ रहना था। सूर्यांश के हाथ में नोट था और नोट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। 2 नोट पे लिखे शब्दों का मतलब मिहिका अच्छे से जानता थी, पर उसे अब उसके आगे वाले नोट पे लिखे लॉकर कोड चाहिए था। हालांकि ये सब करते हुए उसकी नजरें बार बार सूर्यांश भी चली जा रही थी। मिहिका जो कि नोट देखने की कोशिश कर रही थी, पर सूर्यांश के इधर उधर करके की वजह से वह देख नहीं पा रही थी। आखिरी में वह झल्ला जाती है और सूर्यांश के ऊपर झपट पड़ती है। दोनों गिर जाते हैं। सूर्यांश नीचे था और उसके ऊपर मिहिका थी। जहां सूर्यांश के डोबी हाथ में था और वह हैरान होकर चौंक कर मिहिका को देख रहा था, तो वही मिहिका ने अपने दोनों हाथ सूर्यांश के सीने पे रखी हुई थी और साथ ही साथ वह सूर्यांश के आंखों में देखे जा रही थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पे टिकी हुई थी। मिहिका के कुछ बाल उसके चेहरे को छू रहे थे, तो कुछ गाली से टकरा रहे थे। कुछ होठों पे लगे, उसे चुपने में लगे। सूर्यांश को ये सब देखकर प्यास लगने लगा था। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। जिस हाथ में उसने नोट पकड़ रखे थे, उसी हाथ को वह मिहिका के कमर पे कर देता है और दूसरे हाथ की एक उंगली से मिहिका के बालों को उसके चेहरे से हटा देता है कि तभी मिहिका उसके हाथ को पकड़ लेती है। पर तक सूर्यांश का दूसरा हाथ मिहिका के गर्दन तक आ गया था और वह मिहिका के गर्दन को झुकाते हुए अपने उसके चेहरे को नीचे करने लगा और फिर दोनों के होठ एक दूसरे से जा मिले। मिहिका बिल्कुल भी नहीं घबराई और ना ही वह हैरान हुई थी, मानो जो ये सब हो रहा था इन सब में उसकी रजामंदी हो। कुछ वक्त खिस चलने के बाद सूर्यांश जब मिहिका से लगा हुआ, तभी मिहिका जल्दी से उससे अलग हो गई थी। उसे अजीब सा लग रहा था, दिल में अलग सा चुभन। ना जाने क्यों, पर मिहिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने खड़े शख्स को खो देने वाली है। सूर्यांश उसके होठों को देख रहा था, जी पतले थे। वह अपने हाथ आगे बढ़ाता है, पर तभी मिहिका उससे दूर हो जाती है। सूर्यांश एकदम से अपने दोनों भवें आपस में जोड़ लेता है, पर तभी मिहिका उससे कहती है, अब हमें चलना चाहिए, 12 बज गया है और थोड़ी ही देर में आधी रात ही जाएगी। मिहिका कहती है तो सूर्यांश घड़ी देखता है और फिर मिहिका से कहता है, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रह सकते हैं? मुझे तुमसे बातें करनी है और तुम्हारे बारे में जानना भी है। तुमने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया है। सूर्यांश ये कहते हुए मिहिका के करीब आ रहा था, लेकिन मिहिका उससे पीछे हट रही थी। सूर्यांश मिहिका की कलाई पकड़ लेता है और अपने पास खींचता है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही? मैंने कोई गलती कर दी है क्या? सूर्यांश कहता है। तभी मिहिका उससे अपना हाथ छुड़ाती है और मुट्ठी कसते हुए खुद को संभाल कर कहती है, नहीं, बस ऐसे ही अब हमें घर चलना चाहिए। क्या तुम मुझे चौहारे तक छोड़ सकते हो? मिहिका अब सच में घर जाना चाहती थी या वह सूर्यांश से दूर हो जाना चाहती थी, वह सिर्फ मिहिका ही जानती थी। सूर्यांश अब कुछ नहीं कहता है और उसके सवाल का आंसर वह आगे चलते हुए अपने साथ मिहिका को भी चलने का कह कर देता है। मिहिका बेमन मुस्कुरा देती है और उसके साथ जाने लगती है। तुम क्या करते हो? मिहिका उसके साथ चलते हुए सवाल करती है। मैं धावित इंडस्ट्री में सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और अभी मेरी 1 महीने की इंटर्नशिप चल रहा है। मिहिका आगे चलते हुए कुछ गुना भाग करती है। तभी सूर्यांश कुछ सोच पूछता है, तुमने अपना अभी तक नाम नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह मिहिका उसे कहती है और आगे चलने लगती है। तभी सूर्यांश एक और सवाल करता है, नाम तो अच्छा है, पर यह बताओ तुम चोरी क्यों करती हो? सूर्यांशु के सवाल पे मिहिका उसे घूर कर देखती है और गुस्से में उससे कहती है, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपना काम करो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं समझे। और हाँ, कहते हुए कुछ सोचने लगती है और उसके आंखों में देखकर कहती है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। सूर्यांश के माथे पे सिकन आ जाता है, लेकिन वह जाहिर नहीं होने देता है। वह कहता है, पर मैं तुमसे मिलने चाहता हूँ और तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सूर्यांश बड़ी मुस्लिम से अपने धड़कते दिल को संभाल बोला था और मिहिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। मिहिका के कान जैसे बज रहे थे। क्या बोला तुमने? मिहिका के जुबान लड़खड़ा गए।
आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, हर पल, हर वक्त, यहाँ तक कि तुम मेरे सपनों में भी, हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। सूर्यांश एक टक मिहिका को देखते हुए अपने दिल के सारे राज उसके सामने खोल देता है। मिहिका असब्द थी, उसके पास शब्द नहीं थे सूर्यांश को कुछ कहने के लिए। मिहिका बस अपने तेज धड़क रहे दिल को काबू करने में लगी थी। एक हाथ जिसे सूर्यांश ने पकड़ रखा था, तो वही मिहिका अपने दूसरे हाथ को पीछे की तरफ कर छुपाने में लगी थी। उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी और उस कसी हुई मुट्ठी में कुछ था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। सूर्यांश तो मिहिका के चक्कर में भूल ही गया था कि उसके पास 100 के नोट भी था और ना जाने कब उसके हाथ से वो नोट मिहिका के हाथ में चले गए थे। सूर्यांश को इस बारे में पता तक नहीं चला था। जब मिहिका कुछ नहीं बोली तो सूर्यांश फिर से मिहिका की आंखों में प्यार से देखते हुए पूछता है, बोलो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मिहिका, जवाब दो मेरे सवाल का, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? सूर्यांश मिहिका के आंखों में देख रहा था और मिहिका उसके आंखों में देख रही थी। मिहिका को खुद पे शर्म आ रहा था और साथ ही साथ उसे तकलीफ भी हो रही थी। अजीब सा था मिहिका के लिए ये सब। आज जितनी सच कर मिहिका आई थी उस तो बस सूर्यांश से वो नोट चाहिए थे जो उसे मिल भी गया था। मिहिका, क्या हुआ? सूर्यांश मिहिका के हाथ को अपने सीने पे रख दिया। मिहिका अपने होश में आए और जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है। मिहिका। सूर्यांश अवाक सा मिहिका को देखने लगा था। तभी मिहिका उल्टे पांव पीछे जाने लगती है। सूर्यांश अपना हाथ आगे करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन मिहिका की आंखों में देखकर उसके पैर वही रुक जाते हैं। मिहिका की आंखों में आंसू थे। सूर्यांश कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह मिहिका को देखते हुए उसे पुकारता है, मिहिका। पर उठे में मिहिका घूमकर वहां से दौड़कर भाग जाती है। कुछ पल में सूर्यांश को मिहिका दिखाई भी नहीं देती है। सूर्यांश एक टक देखते हुए अपनी दोनों मुठ्ठियां भींच लेता है। CH-47 चालबाज। सूर्यांश के मुंह पे ही उसे नकार दिया गया। सबके साथ आज धोखा देने में मिहिका का भी नाम जुड़ गया था। मिहिका ने अपनी चाल चली थी। सूर्यांश को पहले बहलाया, उसे प्यार किया, खट्टी मिट्टी नोक झील हुई और इन सब में मिहिका सूर्यांश से प्यार करने का ढोंग करती रही। रात की शुरुआत हुई प्यार की कहानी आधी रात होने से पहले ही खत्म हो गई थी। इस वक्त हर वो इंसान सूर्यांश के खिलाफ था जो उससे नफरत करता था या फिर उससे कोई मतलब रखता है। मिहिका जिस तरफ 2 बार सूर्यांश को किसकी थी और जिस तरह सूर्यांश खुद में मिहिका के लिए एहसास को अपने अंदर उछलता हुआ महसूस किया था, उस वक्त सूर्यांश को बस यही लगा था कि मिहिका उससे प्यार करती है। पर ऐसा कुछ नहीं था। मिहिका का प्यार और मिहिका दोनों ही अंधेरे में ऐसे घूम ही गए जैसे जुगनू जलने के बाद कुछ पल के लिए अंधेरे में खो जाता है। मिहिका एक नंबर को चल बाज निकली। अगली सुबह धवित इंटरप्राइजेस। क्या हुआ भाई, क्या हुआ तुझे? आज तू सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। क्या दिक्कत है, कुछ हुआ है क्या? सुबह उठा, बेमन से तैयार होकर सूर्यांश ऑफिस चला आया। आज उसके चेहरे पे वो चमक थी ही नहीं जो अमूमन शिव देखा करता था। आज अपने पार्टनर को देखकर, उसके चेहरे को देखकर उससे रहा नहीं गया और वह उसकी चिंता करते हुए पूछ लेता है। सूर्यांश, जो कि अपने ऑफिस बैग को साइड में रखकर बैठा ही था, कि शिव की बात सुनकर कहीं खोसा गया। उसे फिर से एक रात पहले वाले सारी घटनाएं जैसे उसके दिमाग ही रेल की तरह दौड़ने लगी। सूर्यांश को फिर से मिहिका याद आने लगी, जिसे वह बड़ी मुश्किल से भुलाने की कोशिश कर रहा था। शिव को थोड़ा अजीब लगा। वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे हिलाते हुए उसे उसके सपने से जगाता है। जी वजह से सूर्यांश अपने सेंसेस में आता है और बिना की भाव के शिव को देखता है। क्या हुआ? अच्छा रुक, मैं तेरे लिए अभी एक गर्मा गर्म कॉफी लेकर आता हूँ, उसके बाद तू एकदम ठीक हो जाएगा। तारांकन कहते हुए शिव उठा और बगल के खाली एरिया में चला जाता है, जहां कॉफी बनाने के लिए कॉफी मेकर मशीन रखा हुआ था। शिव के जाते ही केबिन में वार्ड आया और सूर्यांश को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये आए दिन का हो गया था, सूर्यांश उसके साथ चल देता है। पर थोड़ी ही देर में सूर्यांश को कुछ अजीब सा लगा। भले ही वह कुछ और ही सोच रहा था, पर जैसे ही वह अपनी नजर इधर उधर दौड़ाता है, तब उसे पता चलता है वह चलते चलते किसी बेसेंट में आ गया। बेसमेंट बहुत बड़ा था, अंधेरा कम था, साथ ही साथ एक पहली गली थी जिसके उस पर सूर्यांश को कुछ परछाइयां दिखाई देने लगी है। सूर्यांश वार्ड को देखता हूँ, जो अब उसके आसपास में था ही नहीं। वह अपने आप ही आगे चला जा रहा था। वह पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं था। सामने देखता है, बेसमेंट में संकरी पतली रास्ता कुछ दूर आगे जाकर एक बड़े से कमरे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां से वह कुछ परछाइयां भी देख पा रहा था जो अजीब तरीके से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन परछाइयां को किसी ने पकड़ रुका है और उन सब में जैसे जान नहीं थी। पास इंसान की तरह दिखाया हुआ कुछ अजीब सा था जो सूर्यांश को और ज्यादा हैरान करने लगा था। क्या है उधर? खुद में ही सोचता हुआ सूर्यांश आगे बढ़ता है और तभी उसे कई परछाइयां एक साथ जकड़ लेती है। उस वक्त सूर्यांश का हाथ पैर दिल दिमाग सब कुछ जैसे सुन पड़ गया था। सूर्यांश कुछ समझ पाता तभी उसके मुंह किसी ने रुमाल रख दिया था, और सूर्यांश जब तक समझ पाया तब तक वह बेहोश हो चुका था। उसकी आंखें बंद हो गई थी।
दूसरी तरफ मिहिका अपने घर में अपने कमरे में बेड पे ऐसे लेटे हुए थी जैसे उसे आज किसी बात की ना ही चिंता थी और ना सूद बुद्ध था। जिस्म घर के अंदर था और रूह कहीं और, दिमाग किसी और के बारे में सोच रहा था। तो आंखें एकटक सिल्ली को घूर रही थी। दिल से दिमाग तक एक अनकहा सा जंग चल रहा था और उसे बस इस बात की फिक्र थी कि जो पैसे उसके हाथ में थे और उस पैसे पे लिखा हुआ कोड जो कि लाकर का कोड था, उसका वह क्या करने वाली थी। मिहिका अजीब सी कश्मकश में थी। उसे कहीं ना कहीं सूर्यांश के लिए बुरा भी लग रहा था। तो वही अगर उस लाकर को खोल लेती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस झोपड़पट्टी इलाके से निकलकर एक नए जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। मिहिका को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये पहली बार जब उसे सब कुछ मिल गया है और एक कदम आगे बढ़कर वह उस पैसों को भी निकाल सकती है। पर आज वे पैसे भी मिहिका के लिए जैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। कहते हैं सुख पैसों से नहीं अपनों से मिलती है, और अगर पैसों से जाए तो कल आप उसे कमा लेंगे, लेकिन अपने चले जाए तो जिंदगी भर दुख ही रह जाता है। उसके जाने का दुख, उन्हें खो देने का दुख। कहीं ना कहीं मिहिका भी इस बात को समझ रही थी। सूर्यांश पहला लड़का था जो उसके करीब आया था, जो उसे उसके काम के बारे में जानकर भी सब कुछ इग्नोर करके उसे अपनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। मिहिका इन्हीं सब में खोई हुई थी कि तभी उसे अपनी माँ सुशीला जी की आवाज आई थी। बेटा मिही, अब उठ भी जाओ, 10 बज गए हैं और तुम्हारा भाई कब का चला भी गया है। बेटा मिही, सुशीला जी किचन के पास खड़ी मिहिका के कमरे की ओर नजर डालते हुए बोली, क्या होगा इस लड़की का, दिन पर दिन आलसी होती जा रही है। खुद में बड़बड़ाती हुई सुशीला जी मिहिका के कमरे की तरफ चल पड़ती है तो वही मिहिका अपनी माँ की झल्लाहट भरी आवाज को सुनकर जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ भागती है। लेकिन मिहिका जाने से पहले अपने पैसे वही छोड़ जाती है जो सुशीला जी के कमरे के अंदर एंटर करते ही दिखा जाता है, और उन पैसों को देखकर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ एक बड़े से घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। घर वीरान सा दिखाई दे रहा था। उसी घर के अंदर एक कमरा जिसमें डिम लाइट जल रही थी और उसी लाइट के रोशनी में एक आदमी जो कि एक लोहे के चेयर पे बेहोश पड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ दोनों तरफ के चेयर के हैंडल में रस्सी से बांध दिया गया था। उसके चेहरे पे छोटे में निशान भी थे जो उसके खस्ते हालत को बयां कर रहे थे। लाइट की रोशनी में दिखता हुआ वह लड़का अब धीरे धीरे होश में आने लगा था। वह अपने आंखों को ठीक से खोल नहीं पा रहा था। वह अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करता है और तभी उसे कमरे में सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देने लगता है। उसे अंधेरे में बस लोहे की कुर्सियां ही दिखाई दे रही थी जो उसके आसपास रखा हुआ था। सूर्यांश अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा पाता कि इतने में कमरे का दरवाजा खुला और एक आमदी सधे कदमों के साथ चलता हुआ अंदर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सूर्यांश उस आदमी के चेहरे को देखने की कोशिश करता कि एकदम से कमरे रोशनी से भर उठा। एक साथ कई लाइटें चल उठी थी और कमरे को में चारों तरफ उजाला हो गया, जिस वजह से सूर्यांश की आंखें चौधिया सी गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। हम सामने खड़ा आदमी सूर्यांश को देख तिरछा मुस्कुराया और फिर आगे कहा, अपने आंखों को खोलो और मुझे देखो। वह आमदी बोला और जेब में हाथ डालकर सूर्यांश को देखने। सूर्यांश धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है और देखते ही वह चौंक जाता है। वह हैरान था। उसने अपने दोनों आंखें आपस में जोड़ लिया था। सेक्रेटरी, सामने खड़ा आदमी माथुर का सेक्रेटरी था। उसके चेहरे पे स्माइल थी और वह सूर्यांश को घमंड से देखते हुए बोला, कितना छुपोगे, आखिर में मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हान, हमसे चालाकी करोगे और तुम बच जाओगे, अब देखता हूं तुम्हें। कहते हुए वह सूर्यांश की तरफ झुका। तभी सूर्यांश नासमझी से बोला, सर आप कहना चाहते हैं। हालांकि सूर्यांश को अंदाजा पहले ही हो गया था, पर इस वक्त उसके पास नाटक करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। ओह, तो तुम हमारे साथ खेल खेलना चाहते हो। तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें किडनैप क्यों करवाया है। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। इतना कहने के बाद वह अपना पैर सूर्यांश के पैरों पे रखकर मसल देता है, जिस वजह से सूर्यांश चीख पड़ता है। कौन हो तुम, किस इरादे से हमारे कंपनी में आए थे, बोलो किसने भेजा तुम्हें, कौन है तुम्हारा बॉस, कैसे जानते हो तुम सूर्यांश रायजादा को। कहते ही माथुर और जोर से अपने पैरों को दबाता है और सूर्यांश के पैर छिल जाते हैं, जिस कारण वहां से खून आने लगता है। दरअसल सूर्यांश के जूते पहले ही निकाल दिए गए थे। CH48 टाइटिंग मैच, जीत और हार लगा रहता है। कोई अपनी जीत को पूरी दुनिया के सामने लेकर आता है और कोई अपने हार को ऐसे दिखता है जैसे बाजी हारने के बाद भी वह जीत चुका है। सूर्यांश जो कि माथुर के कब्जे में था, वह बस अपने हार को जीत में बदलने का कोई अच्छा सा प्लान बना रहा था। पहले अंधेरे कमरे में ऐसे आया जैसे उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा था। वह खींचा चला आया था और खुद ही माथुर के खुद को कर दिया था। दूसरी तरफ मिहिका मुश्किल में थी। सब कुछ होने के बाद भी सबसे कीमती हीरा खोना का उसे डर सता रहा था और इन्हीं सब में वह अपनी माँ की डांट सुनने से बचने के लिए बाथरूम चली गई थी और अपने पैसे वही बिस्तर पर ही छोड़ गई थी, जिसे उसकी माँ ने देख भी लिया था और उसे उठा भी लिया था। दूसरी तरफ सूर्यांश चिर पे बंधा अपने सामने बैठे इंसान को देखते हुए डर रहा था, या यूं कहे डरने की एक्टिंग कर रहा था। कौन हो तुम और कैसे जानते हो सूर्यांश को। कहते हुए माथुर ने उसके पैरों पे अपना जूता रख और जोर से दबा दिया था। सूर्यांश चीखा पड़ा। अब उसका पैर छिल गया था और साथ ही साथ उसके पैरों से खून भी आने लगा था। आह, देखिए मैं किसी सूर्यांश को नहीं जानता। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को नहीं जा। इसके आगे सूर्यांश कहता कि तभी माथुर ने उसके चेहरे को ताकत से पकड़कर भींच दिया और कहा, झूठ, क्या समझाते हो तुम हमें। तुम अगर नहीं जानते तो फिर वो कौन था जिसने धमकी भरा लेटर धवितक सर के नाम लिखा था। हान, माथुर कहते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था।
सर, मैं सच बोल रहा हूँ, किसी सूर्यांश को नहीं जानता। आप किस लेटर की बताकर है, मैं कुछ नहीं जानता। कौन है ये सूर्यांश? मैं तो आज से पहले इस नाम के किसी आदमी से मिला तक नहीं हूँ। सूर्यांश कराहते हुए बोला और दर्द की वजह से आंखें बंद कर लिया। मैं ही हूँ सूर्यांश, लगा जोर अपनी माथुर। सूर्यांश मन ही मन बोला और दर्द से कराहने की एक्टिंग करने लगा। माथुर तो बस सूर्यांश के चेहरे को ही देख रहा था। अक्सर लोग झूठ बोल रहे हैं या सच, ये चेहरे को देखकर पता लगाया जा सकता है, क्योंकि आंखें अक्सर झूठ नहीं बोलती और चेहरा का दर्द सच बताजी देता है। पर इस वक्त माथुर को ना ही सूर्यांश के चेहरे को देखकर कोई झूठ नजर आ ही नहीं रहा था। पर माथुर उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसे क्या हो गया था वह खुद भी नहीं जानता था, पर कैसे भी करके वह उसके मुंह से सच उगलवा ही लेना चाहता था। सूर्यांश जितना खुद को दर्द में दिखा रहा था, उतना ही दर्द वह सह भी रहा था। माथुर को देखकर उसके सामने खड़ा माथुर कभी उसका खास आदमी हुआ करता था। इतना कि सूर्यांश ने अपनी कंपनी के लिए कितना भी किया था, उसके किए हर काम में माथुर का योगदान था। माथुर को सूर्यांश अपना बड़ा भाई मानता था, पर आज माथुर को चापलूसी करते देख, गलत लोगों के लिए उनका साथ देते देख कर दुखी था। उसे माथुर पे बहुत भरोसा था, इतना कि वह धवित पे भी उतना नहीं करता था। धवित से उसका रिलेशन कभी अच्छा नहीं रहा था, पर माथुर के साथ वैसा नहीं था। वह माथुर उसके लिए उसका बड़ा भाई नहीं, बल्कि सजा न होकर उससे भी बढ़कर था। मगर अफसोस, माथुर उसे हमेशा से धोखा देता आ रहा था। और वह दिन भी सूर्यांश नहीं भूल पाने वाला था, जिस दिन सूर्यांश को मारने के लिए एक निहत्थे आदमी को मारने के लिए 100 गुंडों को बुलाया था। धवित सूर्यांश को इस तरफ मारना चाहता था कि वह खुद जब सूर्यांश ऊपर जाए तो उसे कभी भूल ही नहीं पाए, बल्कि उसके बारे में याद कर करके हमेशा से डरता रहे। पहले तो धवित सूर्यांश को 100 कुत्तों के बीच में फेंकवा देना चाहता था, पर उससे कुछ नहीं होता और सूर्यांश मर जाता। माथुर ने ही 100 गुंडों से पिटवा कर मार डालने का इंडिया दिया था। जब 100 लोगों मिलकर एक आदमी को मारेंगे और उन 100 लोगों का जूता जब उसके चेहरे पे पड़ेगा, तब सूर्यांश को अपनी औकात का पता चलेगा। और माथुर यही चाहता था, जो आइडिया सूर्यांश को भी अच्छा लगा था। सूर्यांश ऊपर से जैसे देखा रहा था, अंदर से कुछ और ही बना हुआ था। वह मन ही मन माथुर के ऊपर हंस रहा था, क्योंकि माथुर के साथ कई साल काम करने के बाद वह माथुर के काम करने के तरीके को अच्छे से जानता था। और यहाँ तक सूर्यांश का आना उसका ही प्लान था, जो माथुर अभी तक समझ ही नहीं पाया था और ना ही वह कभी समझ पाएगा। माथुर, जो कि कई बार सीसीटीवी कैमरे में वो वीडियो देख चुका था, जिस वीडियो में वो आदमी जिसने खुद को पूरी तरह से ढके हुए था, वह एक भिखारी को कुछ पैसे दे रहा था और साथ ही साथ एक लेटर, जिसके बाद ही वह आदमी फिर से चला गया था। माथुर जब सूर्यांश को देख रहा था, तो उसी आदमी कितना हाइट, साथ ही वैसे ही कपड़े, और उसके साथ ही वैसा ही कपड़े में ऊपर कॉलर के पास में रहमत लॉन्ड्री वाले का लोगो, ये सब माथुर को सूर्यांश पे शक करने से रोक नहीं पा रहे थे। सूर्यांश को पता चुका था कि वह किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता है जिसका नाम सूर्यांश है, पर माथुर मानने को तैयार नहीं था। झूठ कहते हुए माथुर एक लेटर निकाल सूर्यांश के सामने कर दिया और उसके लिखे शब्दों को दिखाते हुए बोला, अगर तुम नहीं थे तो ये क्या है? इसे किसने लिखा? सारे सबूत तुम्हारे तरफ इशारा कर रहे हैं। बेहतर होगा तुम अपना मुंह खोल दो और सच सच बता दो। कौन हो तुम और क्या ताल्लुक है तुम्हारे और सूर्यांश के बीच? माथुर ने गुस्से में कहा। जबकि सूर्यांश बेफिक्र था, उसे बस तब तक नाटक करते रहना था जब तक कि माथुर उसके जाल में फंस नहीं जाता है। माथुर को वह अपनी तरफ नहीं करना चाहता था, बल्कि वह माथुर के साथ काम करना चाहता था और इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वह करने के लिए तैयार था। सूर्यांश ने सोच लिया था, एक एक कर धवित को तोड़ेगा, पहले उसके साथियों को उसके खिलाफ करेगा, फिर उसके पैसे और बाद में उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को मार सबको वह एक एक कर उससे अलग कर देना चाहता था, जिसके लिए उसे माथुर के करीब जाना ज्यादा जरूरी थी। और वह इस बात की अच्छे से जानता था, माथुर के दिल को जीतने के लिए उसे काफी दर्द सहना पड़ेगा, जो वह इस वक्त सह रहा था। बस 2 कदम दूर था। माथुर लेटर को देखता है, फिर सूर्यांश को, और फिर कुछ सोच कहता है, कंपनी से इसके पेपर्स लाओ, हम इसके राइटिंग को इस लिखे हुए लेटर से मैच कराएंगे। माथुर ने जैसे ही कहा, सूर्यांश घबरा गया। वह चौंक गया, पर माथुर के सामने खुद को जाहिर नहीं होने दिया। सूर्यांश के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था, और माथुर के चेहरे पे स्माइल, जो कि वह सूर्यांश के चेहरे के घबराहट को देखकर आया हुआ था। CH-49 गुस्सा। सूर्यांश के सामने उसके दुश्मन खड़े थे, जिन्हें उसे निपटना था। पहले खुद पकड़ा गया, बाद में खुद पिटा भी। सूर्यांश ने जो भी किया था, उसमें उसका पर्पस सिर्फ धवित के करीब जाने का था। इसलिए जब उसे ये लगा कि वह माथुर के बनाए प्लान में फंस गया है, तो वह घबराया नहीं और माथुर के बनाए प्लान का हिस्सा बनकर उसके साथ ही खेल खेलना लगा था, जिस वजह से माथुर के पास सारे सबूत सूर्यांश के खिलाफ होने के बाद भी उसे अब सूर्यांश के लिखे किसी पेपर पे से उसका राइटिंग को उस धमकी भरे खत से मैच कराने के बारे में सोचना पड़ गया था, क्योंकि सूर्यांश को देखने के बाद माथुर अब भी शक में था कि उसने धवित के नाम धमकी भरे खत को लिखा था भी या नहीं। तारांकन, अब क्या करोगे तुम? क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ऐसा सोच दे हो तो गलत सोच रहे हो। मैं ये साबित करके ही रहूंगा कि तुमने ही सारा खेल खेला था। तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन सूर्यांश के साथ जरूर है, और मैं ये साबित करके ही रहूंगा।
माथुर सूर्यांश को देखते हुए बोला, जबकि माथुर अब भी सूर्यांश के चेहरे को देखकर कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था कि उसने वो लेटर लिखा था भी या नहीं। सूर्यांश का चेहरा बिल्कुल शांत था और कुछ था तो वो माथुर के दिए चोट जो उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। तभी एक आदमी आया और आते ही माथुर को एक बैग दिया। ये बैग सूर्यांश का था, उसका ऑफिस बैग जिसमें वह ऑफिस के पेपर्स और अपनी दवाइयां रखता था। सूर्यांश अपने ऑफिस बैग को देखकर चौंक गया, पर अगले ही पल उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कान तैर गई थी, जिसे वह बड़े अच्छे से सबसे छुपा भी लिया था। माथुर ने सूर्यांश की एक डायरी निकाल लिया और उसे खोल लेटर को पे लिखे अक्षरों से मिलाने लगा। जैसे जैसे वह नजरें डायरी और लेटर पे गड़ाए जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें फैलती जा रही थी। माथुर कभी सूर्यांश को तो कभी अपने हाथ पे पकड़े लेटर और डायरी को देखता है और तभी उसने गुस्से में लेटर पे पकड़ मजबूत कर लिया। लेटर को उसने मुट्ठियों में भींच लिया और सूर्यांश को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगा। लेटर और डायरी की लिखावट मैच कर ही नहीं रहे थे। दरअसल वो लेटर पे लिखे शब्द सूर्यांश के नहीं बल्कि डॉली के थे। माथुर ने सूर्यांश को देखते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। पक्का तुमने कोई खेल खेला है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ही कैमरे में थे। मैं पता लगा कर ही रहूंगा। सूर्यांश माथुर को देखते हुए अपनी सफाई में अपने पैर पे दिए माथुर के चोट को सहते हुए कहा, सर आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं चाहता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कैसा लेटर? कौन है? सूर्यांश, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। एक प्लीज मुझे छोड़ दे। माथुर सूर्यांश को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पे दर्द की लेकर देख, माथुर ने कहा, अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? वीडियो में पहने हुए कपड़े तुम्हारे कपड़े से मैच क्यों कर रहे हैं? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? माथुर ने लेटर को सूर्यांश के सामने कर दिया था कहते हुए, और फिर एक हाथ से उसके कॉलर को खींचकर सामने करते हुए उस लोगों को दिखाया जो वीडियो में दिखाई दे रहा था। कुछ वक्त तक माथुर सूर्यांश से पूछताछ करता रहा, पर हर सूर्यांश उसके सामने यही बोलता रहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने तो आज तो ऐसे किसी इंसान से मिला तक नहीं था, और रही बार लॉन्ड्री वाले को, तो इस बारे में उसने यही बताया कि वह उसी एरिया में रहता है, इसलिए क्या लॉन्ड्री वाले से उधर कपड़े ले लिया था। और उस लॉन्ड्री वाले के पास एक ही तरह के बहुत सारे कपड़े थे, तो हो सकता है कि कोई सेम कलर के कपड़े पहनकर यहाँ आया होगा और माथुर ने उसे एक ही तरह के कपड़े पहने सूर्यांश को देख उसके पे शक कर लिया होगा। सूर्यांश ने बता दिया था, पर माथुर जैसे अब भी मानने को तैयार नहीं था। वह इस बात को मानना ही नहीं चाहता था, उसे अब भी सूर्यांश पे शक था। पर उसने सूर्यांश के रस्सियों को खोल दिया और अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोलने लगा, अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो इस बारे में किसी से कुछ मत बोलना। अगर तुमने बोला तो उसके बाद तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। और कंपनी छोड़कर भागने की सोचना भी मत, मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगी। एक बार याद कर लो, मैं सिर्फ तुझे जाने दे रहा हूँ। मेरे शक के दायरे में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही है। कहते हुए माथुर रुक गया। सूर्यांश सामने देखता है, बड़े उरज ढल चुका था और शाम हो गई थी। सूर्यांश सामने देखता और आगे बढ़ता। उसे 2-4 सीढ़ियां उतरकर रोड पे जाना था, पर वह पूरा सीढ़ी उतर पाता कि उसका पैर फिसल गया और वह रोड पे जा गिरा, जिस वजह से उसका पैर भी मुड़ गया और केहून में चोट लग गया। माथुर उसे देखता रहा और मुड़कर अंदर चला गया। सूर्यांश उठा और चलने को कोशिश करा, पर उसके पैरों में दर्द हुआ और वह कराह उठा। उसका पैर मुड़ गया था। सूर्यांश दर्द को सहते हुए आगे चलने लगा, पर हर एक एक कदम को आगे रखते हुए उसे असहनीय दर्द हो रहा था, जिसे सह पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह अपने पैरों को देखता है, पर अपने हाथ के केहूनी पे लगे चोट को, और फिर वह खुद के हालत में हंस पड़ा। चला बेटा, ये दर्द को कुछ भी नहीं, अभी और दर्द सहने हैं तुझे। तेरा दुश्मन अभी जिंदा, वह जब तक मर नहीं जाता तब तक तुझे ऐसे कई अनगिनत असहनीय दर्द को सहना पड़ेगा। सूर्यांश इतना कह आगे चलने लगा। आज की शाम और उसके साथ चलती ठंडी हवाओं ने जैसे सूर्यांश के दर्द को थोड़ा कम कर दिया था। सूर्यांश चलता जा रहा था और जैसे ही वह एक गली की तरफ मुड़ने को हुआ कि तभी उसके पैर वही जब से गए। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर अपने सामने खड़ी सुंदर लड़की को देखकर उसे जितनी खुशी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं, उल्टा उसे हुआ आ गया और वह अपनी नजर फेर कर रास्ते को पार करके लगा। पर तभी वह लड़की फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उससे गौर से देखने लगी। सूर्यांश के चेहरे पे चोट को देखकर और उसके हाथ से खून का रिसता हुआ देखकर उस लड़की का दिल एकदम से बैठ गया। उसके चेहरे पे जितनी खुशी थोड़ी देर पहले सूर्यांश को देखकर हुई थी, सूर्यांश के चेहरे पे दर्द की लकीरें देखकर उसकी सारी खुशी एकदम से गायब हो गई थी। वह लड़की सूर्यांश के हाथ को पकड़कर उसके केहूनी पे लगे चोट को देखता चाहती थी कि तभी सूर्यांश ने अपना हाथ झटक दिया, जिस वजह से उसके मुंह दर्द भरा चीख निकला। तो वह सामने खड़ी लड़की थोड़ी हैरान रह गई। क्यों आए हो यहाँ? चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सामने खड़ी लड़की का चेहरा एकदम से उतर गया और दिल में अजीब सा दर्द हुआ। सूर्यांश के आंखों में वह अपने लिए गुस्सा देख पा रही थी। CH50 रुक जाओ। कभी कभी हार भी आपको इस तरह जिद दिलाती है जिस जिद के बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। सूर्यांश को उन सब से बदला लेना था जिन्होंने उसका सब कुछ चाहना ही नहीं था,
बल्कि धोखे से उसे मारा भी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम धावित रायजादा का था, उसके साथ धोखेबाज डिंपल और भी बहुत लोग, और साथ ही साथ वो 100 पैर जो उसके शरीर ऐप बस चंद पैसों के लिए पड़े थे, उसे रौंद डाला गया था। माथुर ने सब कुछ करके देख चुका था, उसे सूर्यांश पे शक था, पर पक्का सबूत उसके पास नहीं था। सारे इशारे सूर्यांश के तरफ थे, पर हर इशारे में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। आखिर में माथुर को सूर्यांश को छोड़ना ही पड़ा। सूर्यांश बाहर आया था, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया था और वह नीचे रोड पे गिर गया था। रास्ते में जाते हुए हर एक कदम को आगे रखते हुए उसे असहनीय दर्द हो रहा था, जिसे वह बमुश्किल सहन कर पा रहा था। अचानक से उसे रास्ते के बीच बीच उसका रास्ता घेर कर खड़ी हुई लड़की दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद सूर्यांश के चेहरे पे दर्द के साथ गुस्सा और नाराजगी दोनों आ जाता है। वह उस लड़की की तरफ बिना देखे ही वह से जाने लगा था, पर तभी कुछ देर पहले सूर्यांश माथुर को चमका देने के बाद जीतन खुश था। सामने खड़ी लड़की को अपना रास्ता रोकता देखकर उसकी खुशी एकदम से गायब हो गई थी। क्यों आए हो यहाँ, चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सामने खड़ी लड़की का चेहरा एकदम से उतर गया और दिल में अजीब सा दर्द हुआ। सूर्यांश के आंखों में वह अपने लिए गुस्सा देख पा रही थी। मेहिका, सामने कहदी लड़की मेहिका थी और सूर्यांश की बातें सुनकर उसका चेहरा एकदम से उतर गया था। मेहिका को बिना देखे सूर्यांश वह से जाने लगा, तभी मेहिका उसके सामने आकर उसका रास्ता फिर से रोक देती है। सूर्यांश को इस वक्त काफी दर्द हो रहा था। मेहिका उसके चेहरे को ही देख रही थी। हालांकि सूर्यांश मेहिका को देख रहा था, पर उसके चेहरे पे अब भी गुस्सा था और वह मेहिका को देखते हुए गुस्से में बोला, क्या करने आए हो यहाँ, तुम चली क्यों नहीं जाती? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए तो मेरे पास नहीं है, तुम किसी और को ढूंढो। ना मेरे पास पैसे हैं, ना ही मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने गलती कर दी तुमसे प्यार करके। आखिरी एक चोर तो चोर ही होता है, क्या फर्क पड़ता है वो पैसे चुराए या किसी का दिल। दोनों में तकलीफ तो मुझे ही हुई ना। चली जाओ, वैसे भी मेरी जिंदगी में कब परेशानियां नहीं है जो तुम आ गई। जाओ और किसी और ढूंढो। रॉकी गुस्से में कहते हुए थोड़ा शांत हो गया था, पर उसके आंखों में गुस्सा और मेहिका के लिए नाराजगी कब नहीं हुई थी। मेहिका एकटक देख रही थी, उसकी काली आंखें शांत थी और आंखों में आंसू थे। नाक लाल हो गया था और सूर्यांश को देखते ही होठ कंपने लगे थे। तकलीफ मेहिक को भी हुई, पर सूर्यांश के इतना डांटने से नहीं, बल्कि इसलिए कि सूर्यांश उसके बारे में ये सब सोचता है। मेहिका चोर है और क्या फर्क पड़ता है उससे किसी की फीलिंग्स से। पर मेहिका तो ये सुनने नहीं आई थी, वह तो उससे कुछ कहने आई थी। जो उसके दिल में था वह खुलकर बताने आई थी। मेहिका सूर्यांश को देखते हुए कहती है, बोल लिया तुमने, अब मेरी सुनो। मैं क्या हूँ इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैंने चोरी की थी, पर सिर्फ तुम्हारे पैसे, ना कि किसी और के, समझे तुम? कहते हुए मेहिका की आवाज तेज होने लगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। मैं ही पागल हूँ जो यहाँ तुम्हारे पीछे चली आई थी। सॉरी, गलती हो गई। कहते हुए मेहिका अपन आंसू पोंछती है। सूर्यांश एकटक मेहिका के चेहरे को देख रहा था। शुक्रिया तुम्हारा मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। इतना बोल मेहिका उसके हाथ में वो 100 के तीनों नोट थमा देती है और उसके चेहरे देखकर कहती है, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पर अब नहीं। अब मुझे नफरत हो रही है तुमसे। मेहिका इतना कहने के बाद वहां से जाने लगती है। सूर्यांश अवाक सा मेहिका को जाते हुए देखने लगता। पैसे वही उसके हाथ से हल्की हवा ने नीचे गिरा दिया था, तो वही अंधेरे में घूम होती हुई मेहिका को देखकर लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाने वाली है। रुक जाओ मेहिका, रुको, सूर्यांश कहता हुआ तेजी से मेहिका की तरफ दौड़ा, पर तभी उसका पैर किसी ईंट से टकराया और वह औंधे मुंह रोड पे गिर गया। सूर्यांश चीखा पड़ा, इतनी जोर से कि आसपास का पूरा जगह उसके आवाज से कांप उठा। उसका अंगूठा टूट चुका था, पहले माथुर के पैर ने, फिर सीढ़ियों से गिरना, और अब रही सही कसर। इतने पूरी कर दी थी। सूर्यांश अपना अंगूठा पकड़कर मानो जैसे दर्द में बिलख पड़ा था। उसके आंखों से आंसू तक आ गए थे। धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल माथुर के जूते से कुचले जाने के कारण उसका पैर छिल गया था। जूतों से निकले मिट्टी उसके अंगूठे में रह गए थे, जिस कारण उसके अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया था। सूर्यांश किसी तरफ उठने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसे अंगूठे का दर्द पैर से होते हुए जांघों तक जाते ही महसूस हो रहे थे। एक पल के लिए लगा उसे जैसे उसकी जान ही निकल गई है, पर वह लड़खड़ाया, पर तभी उसे किसी ने संभाल लिया। वह अपने बाजू को देखता है और फिर सामने खड़ी उसे संभाल रही मेहिका को। सूर्यांश को लगा जैसे सूखे में बारिश की फुहार सी आए और उसके दिल को ठंडक दे गई। सूर्यांश का चेहरा दर्द में भी मुस्कुरा उठा, पर मेहिका का चेहरा बिल्कुल सीरियस था। अफेल तो उसके घाव को नहीं ढके पाई थी, लेकिन अब उसके फूले हुए अंगूठे को देखकर वह घबरा गई। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। मेहिका अब उसकी एक नहीं सुनना चाहती थी और उसे खुद का सहारा देकर अपने साथ ले जाने लगी। हॉस्पिटल दूर नहीं था, तो वे दोनों बहुत जल्द हॉस्पिटल आ गए थे। आज भी सूर्यांश को वही डॉक्टर मिला जो पिछली रात में उसे मिला था। डॉक्टर भी सूर्यांश को हैरान थे। मेहिका के चेहरे पे परेशानी थी, वह डॉक्टर को देख रही थी। सूर्यांश लेटा हुआ था और अपना एक हाथ से मेहिका ले हाथ को पकड़े हुए था। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और बस उस दर्द को सहता हुआ आंखें बंद किए हुए था। आधे घंटे लग गए और अब जाकर सूर्यांश कहीं खुद को संभाल पा रहा था। डॉक्टर जब उसका चेकअप करके बाहर गए, तभी सूर्यांश मेहिका को देखते हुए कहता है, मेहिका, आई सॉरी, मुझे माफ कर, मैंने जो कहा वो बस उद्धरण चिन्ह, बस करो, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेहिका उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे बोलने से रोक देती है और फिर कहते ही उसे प्यार से देखने लगती है। सूर्यांश उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। मेहिका उसे देख मुस्कुरा देती है और झुककर उसके माथे को चूम लेती है। तुमने मुझे रुलाया है, इसका बदला तो मैं तुमसे बाद में लूंगी।
अभी तुम्हारा इलाज का देखती हूँ। कहते ही मिहिका उसके माथे को फिर से चूम लेती है। सूर्यांश बस अपनी आंखें बंद किए हुए था, उसे मिहिका का साथ अच्छा लग रहा था। मिहिका शांत थी और उसके सोते हुए चेहरे को देख रही थी। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और आते ही मुस्कुराकर कहते हैं, तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ रहना। मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। डॉक्टर कहते ही सूर्यांश के बेड पे उसके पैर के पास में बैठ जाते हैं। सूर्यांश और मिहिका एक दूसरे को देख रहे थे, तभी डॉक्टर आगे कहते हैं, वैसे तुम लकी हो जो सही टाइम पे यहाँ चले आए, वरना तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ जाता है। इन्फेक्शन पूरे अंगूठे में फैल चुका था, पर अब सब ठीक है। कम से कम चलना और ज्यादा रेस्ट करना, और हर 2 दिन पे तुम्हें पट्टियां बदलनी पड़ेगी। कुछ दवाइयां हैं जो तुम्हें टाइम टाइम पे लेनी पड़ेंगी, मैंने लिख दिया है। और हाँ, इतना कहने के बाद डॉक्टर रुके। तब सूर्यांश और मिहिका दोनों उन्हें देखने लगे। तभी डॉक्टर हंसते हुए कहते हुए हैं, शादी कर लो, अच्छे कपल बनोगे, फिर रोज तुम दोनों लड़ते रहना। डॉक्टर इतना कहने के बाद हंसने लगे और सूर्यांश छेप गया, जबकि मिहिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दूसरी तरफ, बॉस, हमने सीसीटीवी कैमरे का फोटोज निकलवा ली है और आपको ये एक बार देखना चाहिए। राहुल के सामने खड़ा आदमी, जिसने अपने हाथ में टैब पकड़ रखा था, वह कहते हुए उसके सामने टैप कर देता है और फोटोज उसके आंखों के सामने चलाने लगता है। जैसे जैसे राहुल उस फोटोज को देखता जा रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह लैपटॉप को पकड़ फांक दिया और गुस्से में चीखते हुए बोला, बंटी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई किल यू। इतना कहने के बाद वह तेज तेज सांसें लेने लगा, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रिबॉर्न ऑफ मनी माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।